हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है। तो लास्ट जो पार्ट हमारा था उसमें हम लोगों ने सेशन था उसमें हम लोग पार्ट 1 कवर किया था जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का। अब यहाँ पर ये जो आपका सेशन रहेगा इसमें क्वेश्चन आपके थोड़े कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी किसी भी एग्जाम को लेकर, जो हमारे इन क्वेश्चन से पूछे सकती हैं या फिर हमारे करंट अफेयर से पूछी जा सकती है ना। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब 20 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए थे प्रीवियस सेशन में, और आज हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो क्या कह रहा है। Who represented India at the swearing-in ceremony of Donald Trump as the 47th President of the United States of America? है ना। तो अब देखो, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना वो कौन से नंबर का है। तो आपको आंसर बताना है 47 नंबर के। ठीक है, कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? आपको पता है कि वहां पर स्वेरिंग इन सेरेमनी में मोदी जी वहां नहीं गए थे। मोदी जी तो बाद में गए थे ना, अभी वॉशिंगटन डीसी में। तो वहां पर कौन गया था? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अजय बंगाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका एस जयशंकर। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर जो है हमारे भारत के जो आपका विदेश मंत्रालय है उसको संभालते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको पता होनी चाहिए हमारे एग्जाम को लेकर, जो पूछा सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपका पहली बार प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। वो इससे पहले 45th जो प्रेसिडेंट थे वही थे, है ना। कब से कब तक थे ये? 4 सालों के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसका जो टर्म रहता है वो कितना रहता है? 4 इयर्स रहता है। करेक्ट, ऑलराइट। 46th कौन थे? जो बाइडेन थे, जो कि इनका जो भी हारे हैं चुनाव में, है ना। अब एक जगह है आपकी कैपिटल हिल। कैपिटल हिल वही जगह है जहां लास्ट टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे आपके विद्रोह हुए थे। जब जो बाइडेन जीते थे, ट्रंप ने मना कर दिया था कि हम लोग विकेट नहीं करेंगे, हम ही चुनाव में जीते हैं, है ना, आसानी से विकेट नहीं करेंगे। तो कैपिटल हिल में बहुत सारा विद्रोह हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। तो ये वही जगह है जहां पर आपका यूनाइटेड स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं, वो वहां पर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, लाइब्रेरी है कांग्रेस की, और बोटेनिक गार्डन है ना। अभी देखो, जो यूनाइटेड स्टेट है ना वहां पर जो आपकी कैपिटल है जिसको हम बोलते हैं वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वो किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? तो आप बोलोगे पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर के किनारे वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट वहां के जेडी बैंस है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये आपके 50th प्रेसिडेंट है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है। ये 47th है और ये आपके 50वें हैं। पार्टी कौन सी है अभी? पार्टी इनकी है आपकी रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, जिसको हराया है वो कौन सी है? तो आपका आंसर रहेगा डेमोक्रेट। ठीक है, किसको हराया उन्होंने? डेमोक्रेट्स को हराया है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? मार्को रूबियो। मार्को रूबियो यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जैसे हमारे भारत में अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, वैसे यहाँ पर मार्को रूबियो होते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? पीटे हेक्सिथ। ठीक है, पीटे हेक्सिथ यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जैसे हमारे यहाँ पर राजनाथ सिंह जी हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो एक चेहरा जो सबसे ज्यादा अमेरिका के चुनाव में देखा वो था एलोन मस्क। ठीक है, अब एलोन मस्क पूरी तरह से सपोर्ट किसको कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप को। दोनों ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो यहाँ पर जो ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये सारे के सारे आपके कैबिनेट के पार्ट हैं। ठीक है, ये किसमें शामिल होंगे? आपके कैबिनेट में शामिल होंगे। अब हालांकि जो ये पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यहाँ पर ये कैबिनेट का पार्ट नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क को काफी ज्यादा यहाँ पर तवज्जो दी गई है। ठीक है, तो ये कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसका ये उसको लीड करेंगे। अब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो कौन है? आपकी तुलसी गबार्ड है। तुलसी गबार्ड कौन है? डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। काश पटेल कौन है? काश पटेल यहाँ पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वहां पर इसके हेड है। ठीक है, कौन है वो? काश पटेल है। चलो आगे बात करते हैं। हु वॉन विमेन्स टाइटल ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025? ठीक है, तो अभी आपका जो वुमेन टाइटल हुआ फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप का, उसमें कौन जीता? भूटान, इंडिया, पेरू, नेपाल। ठीक है, भूटान, इंडिया, पेरू, नेपाल। तो यहाँ पर देखो आपको याद रखना है कि जो जीता है वो कौन है? आपका इंडिया। ठीक है, अब भारत जो है वो यहाँ पर दोनों मैच जीता, मेन और विमेन। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पर कौन जीता है? भारत जीता है। किसको हराया है? तो आपको याद रखना है इन्होंने हराया है किसके लिए? नेपाल के लिए। ठीक है, ठीक है, किसको हराया है? अपने नेपाल को हराया। और ये पहली बार हुआ है,
खो खो वर्ल्ड कप जो है वो आपका 2025 पहली बार हुआ है, और इसको करा कौन रहा है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको करा रहा है। अब देखो, अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि भाई जो हमारा महाभारत है उसमें एक किरदार है, एक करेक्टर जिसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाता है ना। तो जैसा आपका ये रिंग होता है, जैसा आपका ये चक्रव्यूह, ये रिंग होता है, ठीक है, जिसमें अभिमन्यु यहाँ पर जो है फंसे हुए होते हैं, ऐसे ही आपका ये जो खो खो है गेम, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, हमको यहाँ पर क्या करना है, चेस करना पड़ता है, ठीक है, चेस करना पड़ता है पर्सन के लिए। और अगर जो जिसे हम चेस कर रहे हैं ना, वो हम पकड़ लेते हैं उसके लिए, वो छूटता नहीं, हमारे चुंगल से छूटता नहीं है, देन क्या होता है, वो टीम हार जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कहाँ मिलता है इसका, महाभारत में मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो महाराष्ट्र है ना, वहां पर खो खो आपका ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और उस समय ये चैरिट्स पर, मतलब ये आपका रथों पे खेला जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, रथ तो खत्म हो गए। अभी क्या होता है कि यहाँ पर आपका ये जो गेम है वो आपका अब जमीन पर खेला जाता है। और इसमें कुल मिला के आपके 9 प्लेयर्स होते हैं, आपको याद रखना है, और तीन इसके सब्स्टिट्यूट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डे इज द पराक्रम दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत का जो पराक्रम दिवस होता है वो कब सेलिब्रेट होता है, फटाफट बताएंगे। 23 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी, 15 जनवरी, है ना। तो देखो, आप लोगों को पता होगा पराक्रम दिवस कब होता है भाई, 23 जनवरी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर का नाम था सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, उनका ये जन्मदिन होता है 23 जनवरी को। 12 जनवरी की बात करें तो ये जन्मदिन होता है किसका, स्वामी विवेकानंद का, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, ठीक है, किसका जन्मदिन होता है, स्वामी विवेकानंद का, है ना। तो इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग, नेशनल यूथ डे। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, वोटर्स डे, ठीक है, वोटर्स डे मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या होता है आपका, आर्मी डे, है ना। चलो, तो जो पराक्रम दिवस होता है वो आपका हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है, और इस दिन हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं हमारे भारत के एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, है ना। उन्होंने एक नारा दिया था, इसका नाम था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे आजादी दो, मैं तुम्हें आजादी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। और इस बार 2025 जो हुआ है इसमें हम लोगों ने 120th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है ना। कब इनका जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 23 जनवरी 1897, 1897 को कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और 1943 में इन्होंने एक फौज बनाई थी, इसका नाम था आजाद हिंद फौज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। हालांकि ये जो आपका आर्मी है वो जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय तक नहीं रही थी, डिसबैंड कर दी गई थी ये, ठीक है। 1945 में ही इसको यहाँ पर डिसबैंड कर दिया गया था। और उस समय यहाँ पर इन्होंने, इनके जो सारे सेनानी थे उन्होंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो ये काफी बड़ा अहम रोल यहाँ पर निभा रही थी। ऐसा माना जाता है कि असल में आजादी जो है वो इन्हीं लोगों ने दिलाई थी भारत में। चलो, अगली बात करते हैं। तो इस बार का जो आपका इवेंट हुआ, यहाँ पर आपका जो 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2025 तक बाराबाटी फोर्ट, जो कलकत्ता कटक है वहां पर हुआ था। कटक कटक कहाँ पर है ये, कटक आपको याद रखना है उड़ीसा में है, ठीक है। कटक कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। और इस समय वहां पे सीएम कौन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है वहां पर जो सीएम है वो कौन है, आपके मांझी जी है, मांझी जी, मोहन चरण मांझी वहां के सीएम है। तो आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, apart from Uttarakhand, in which state of India has an uniform civil code, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि 27 जनवरी को, 27 ऑफ जैन को, ठीक है, 27 ऑफ जैन को आपको पता है कि उत्तराखंड ने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे लागू कर दिया। और जब इलेक्शन हुए थे वहां पर असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब हम पावर में आएंगे तब हम वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, है ना। तो उत्तराखंड के अलावा कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर आपका पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो द करेक्ट आंसर है गोवा, ठीक है। गोवा में आपका ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड चला हुआ है। जब भारत में पुर्तगाली हुआ करते थे, है ना, आप लोगों को याद होगा गोवा में किसका शासन था, पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली सबसे पहले आए भी थे और सबसे बाद में गए भी थे, है ना।
तो उन्होंने पोर्टुगीज सिविल कोड लागू किया था 1867 में, और उस समय उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर लागू कर दिया था। और अब जाकर कहां पर हुआ है, आपका गोवा में हुआ है। असम, अभी असम और गुजरात, ठीक है, असम और गुजरात जो है वो यहाँ पर अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं ताकि वहां पर भी वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सके। हालांकि अगर हम बात करें भारत में, जो आपका केंद्र सरकार है उसने भी प्रॉमिस किया था कि जब हम पावर में आएंगे देन वी विल इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन होल ऑफ द कंट्री। तो ऐसा कहीं पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, देन यस आपका आंसर होगा। आर्टिकल 44 है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐसा यहाँ पर प्रोविजन किया गया है कि जब भारत आगे बढ़ेगा, हालांकि जब भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था तो उस समय भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू नहीं किया गया था, है ना। तो जो आपका पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 44 जो है वहां पर मेंशन किया गया है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं, हु हैज वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द 120th एडिशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भारत पूरे वर्ल्ड में टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, फिर आपको पता होगा फ्रेंच होता है, ठीक है, फिर आपका विंबलडन होता है, ठीक है, विंबलडन होता है, और लास्ट होता है आपका यूएस, ठीक है। तो ये चार आपके यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। शुरुआत जो होती है साल की वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, और आखिरी कहाँ पर होता है आपका, आखिरी ये यूएस ओपन होता है ना, यूएस ओपन होता है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला गया, ठीक है, कहाँ खेला गया आपका ये, मेलबॉर्न में खेला गया। ठीक है, कौन जीता है मेन सिंगल्स टाइटल, यहाँ से मेन सिंगल्स आ जाता है, विमेन सिंगल्स आ जाता है, ठीक है, मेंस डबल्स आता है, विमेंस डबल्स आ जाता है, मिक्स डबल्स आ जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो मेंस और विमेंस ही रहता है, इससे आगे आप लोग नहीं याद करिएगा क्योंकि काफी ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, अलेक्जेंडर जेवरेव, नोवाक जोकोविक, हैरी हेलियोवोरा, जैनिक सिनर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जैनिक सिनर। जैनिक सिनर जो इटली के हैं उन्होंने भी हाल ही में किसको हराया, अलेक्जेंडर जेवरोव ऑफ जर्मनी, ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरोव जो जर्मनी के उनको हराया है, किसमें हराया, मेन सिंगल्स में हराया। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि विमेन सिंगल्स में कौन जीता, तो आप बोलोगे मेडिसन कीज जो कि यूएस की हैं, वो यहाँ पर जीती हैं विमेन सिंगल्स, और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया आर्यना सेबलेंका ऑफ बेलारूस, ठीक है, बेलारूस की जो आर्यनका सेबलेंका आर्यना सेबलेंका उनको यहाँ पर हराया है। मेंस डबल्स की बात करें तो ये कौन जीता है, हैरी हेलियोबोरा और हेनरी पैटन, ठीक है, ये कहाँ का, फिनलैंड का, और ये कहाँ के आपके ब्रिटेन के, ठीक है, किसको हराया है, साइमन वॉली और एंड्रिया बाबासॉरी, बोथ इटालियन, ठीक है, दोनों इटली के हैं। इन्होंने इन ये अभी हारे हैं, ठीक है, मेंस डबल्स में। विमेन्स डबल्स की बात करें तो ये कौन है, कैटरीना सिनिकोवा चेक रिपब्लिक की, और टेलर टाउनसेंड ये आपका यूएस के हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया है, विमेन्स सिंगल्स सॉरी विमेन्स डबल्स को जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आना ही आना है यहाँ से सवाल आपका, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर मेंबर है ब्रिक्स का। आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इथोपिया, सऊदी अरेबिया। 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, 1, 3 and 4 ओनली, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंडोनेशिया जो है वो भी यहाँ पर पार्ट है ब्रिक्स का, इथोपिया है वो भी पार्ट है ब्रिक्स का, सऊदी अरेबिया वो भी पार्ट है ब्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1, 3 and 4 है वो यहाँ पर सही आपका ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये जो ब्रिक्स शब्द है ना, ब्रिक्स, ये किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जिम ओ'नील, ठीक है। ये एक कंपनी है आपका गोल्डमैन सैच, उससे आते थे, ठीक है, गोल्डमैन सैच से एसोसिएटेड थे, ठीक है, नाम सुना होगा आपने गोल्डमैन सैच। वहां के एम्प्लॉय हैं जिम ओ'नील, उन्होंने यहाँ पर इस शब्द को गढ़ा था ब्रिक्स को। उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में जो सबसे तेजी से जो बढ़ती हुई इकोनॉमीज होंगी वो आपकी ब्रिक्स ही रहेंगी, ठीक है। एक प्लान तैयार करे थे म्यूचुअल फंड का ये, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट होता है देन यू विल गेट सोफिस्टिकेटेड रिटर्न्स। आगे बात करते हैं, अब ब्रिक्स है क्या, ठीक है। और ये अभी क्यों न्यूज में आया, न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो इंडोनेशिया है ना उसने ऑफिशियली आपका 11th मेंबर के तौर पर जनवरी 2025 में यहाँ पर मेंबरशिप ले ली है आपका ब्रिक्स की,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि भाई अभी हाल ही में किसने यहाँ पर ब्रिक्स की सदस्यता हासिल की है, देन द आंसर विल बी इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा मेंबर है आपका, ये 11th मेंबर है। अगली बात करते हैं। तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि आपके जो इमर्जिंग इकोनॉमीज, जैसे मैंने बोला कि तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वहां पर बनाए गए एक ग्रुप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें देखो इंडिया भी है, रशिया भी है एंड चाइना भी है। ठीक है, इसमें आपका यूएस नहीं है। अब हम बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट है वो आपका यekaterinburg रशिया में हुई थी 2009 में। ठीक है, यekaterinburg रशिया में हुई थी 2009 में। एंड अगले ही साल यहाँ पर आपका जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि उस साल वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, साउथ अफ्रीका 2011 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो पहले ये क्या था, पहले आपका ये ब्रिक था। ठीक है, पहले क्या था आपका ब्रिक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन गया, ये ब्रिक्स बन गया, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में क्या हुआ है, जुड़ गया है ना। अब यहाँ पर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। एंड देन हम बात करें तो 2024 में यहाँ पर ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये आपका सिक्स हो गया, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मेंबर आपके हो चुके हैं। अर्जेंटीना ने पहले बोला था कि हम 2024 में ज्वाइन करेंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स मेंबर ब्रिक्स ग्रुप। तो अब यहाँ पर क्या है, 11th मेंबर कौन है आपका, इंडोनेशिया। आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच इज द 69th डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन। ठीक है, अभी देखो भारत में 68 डिवीजन है। ठीक है, भारत में कितनी है, 68 डिवीजन है टोटल, 68 डिवीजन है टोटल। और भारत में कितने जोन है, 17 जोन है। ठीक है, अभी देखो यार इसमें ना बहस वाला मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि आपका कुछ जो है वो 17 जोन दिखाते हैं, कुछ जगह आपका 19 जोन दिखाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपका 17 जोन दिखाते हैं वहां पर मेट्रो शामिल नहीं है, और जहाँ पर मेट्रो शामिल कर लिए जाते हैं देन वो आपके 19 जोन हो जाते हैं। ठीक है, 19 जोन है या फिर 17 जोन है। 68 डिवीजन है, 69 डिवीजन आपकी कहाँ पर बनी है। ठीक है, तो कौन सी है वो आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू डिवीजन। ठीक है, जम्मू डिवीजन जो है वो आपकी 68वीं 69th यानी कि 69वीं रेलवे डिवीजन बन चुकी है। अब देखो उसको बनाने का फायदा क्या होगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में अभी कौन सा कितने राज्य हैं, तो आपको बोलोगे 28 स्टेट हैं। भारत में कितने स्टेट है भाई, 28 स्टेट हैं। अभी जो आपका नया स्टेट बना था वो कौन सा था आपका, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू, हालांकि वो पहले से ही था, लेकिन वो आपका यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। अब इसका जम्मू डिवीजन का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो आपके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जो काफी आइकॉनिक है, उसको यहाँ पर ये देखरेख करेगा। ठीक है, जम्मू डिवीजन, और यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा ताकि ये लोग छोटे मोटे जो डिसीजन है वो खुद में ले सकें, मतलब और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी इनके लिए, ताकि यहाँ पर कोई इनको डिसीजन लेने में दिक्कत ना आए। अभी यहाँ पर एक आंजी खाड़ ब्रिज है, ये भी आपका रेलवे में आता है, और ये आपका आंजी रिवर है। ठीक है, आंजी रिवर जो है वो उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। ठीक है, केबल स्टेट रेल ब्रिज मतलब केबल पर बनाया गया आपका भारत का पहला रेलवे ब्रिज है। ठीक है, अब ये ट्रिब्यूटरी है आपकी चेनाब रिवर की। ठीक है, आंजी रिवर जो आपकी वो ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, ये आपको याद रखना है, उस पर बनाया गया है, ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। ठीक है, अब चेनाब रिवर जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। ठीक है, आप अगर लंबाई देखोगे तो ये बहुत आइकॉनिक आपका ये रेलवे ब्रिज बनता है, यहाँ से इस तरह से देखोगे आप। ठीक है, तो ये काफी बड़ा, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और ये किसका पार्ट है, ठीक है, चेनाब पर जो बना हुआ है रेल ब्रिज पर, सॉरी आर्क ब्रिज है, वो आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट जो है उसका पार्ट है। ठीक है, जो आपका कश्मीर को कनेक्टिविटी देता है बाकी के भारत से। हम्म, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारी आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडिया है ना वो दुनिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है, जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें रेलवे लाइन, तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड का, जो कि यूएस में सबसे ज्यादा है, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। ठीक है, यूएस, रशिया और चाइना के बाद हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो चौथे नंबर का आता है। ठीक है, चलो, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज लॉन्च द भारत पोल पोर्टल। ठीक है, एक भारत पोल पोर्टल आपका शुरू किया गया है, आपको बताना वो किसने किया है। नीति आयोग है, बीएसएफ है, सीबीआई है, सेबी है। ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पर जिसने भारत पोल पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने भारत पोर्टल शुरू क्यों किया है, इसका पीछे कारण क्या है। जैसे आपको याद होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरपोल। एक ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम इंटरपोल है। ठीक है, इंटरपोल क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका पूरे विश्व में जो भी पुलिस और जो भी आपका क्राइम होता है, ठीक है, तो उन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, है ना, तो वो कौन सा काम करते हैं यहाँ पर, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका 1923 में बनाया गया था और 1956 में इसका नाम जो है वो आपका क्या पड़ गया, इंटरपोल पड़ गया। इसमें आपके 196 मेंबर्स हैं और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्या काम करता है, ये दुनिया भर के जो आपके ऑफेंडर्स होते हैं जो अलग अलग देशों से जाते हैं, अलग अलग देशों से, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से आपके नीरव मोदी चले गए, ठीक है, विजय माल्या चले गए, तो यहाँ पर कैसे पता लगेगा भाई कौन यहाँ पर कहाँ पर गया हुआ है, कौन हेल्प करेगा। जैसे हम भारत भारत की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट की जो पुलिस है वो कोऑर्डिनेट करती हैं, वो कोऑर्डिनेट करती हैं पूरे भारत की पुलिस के साथ में, है ना, अलग अलग स्टेट की पुलिस। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो कौन करता है, यहाँ पर इंटरपोल करता है ना। तो ऐसा ही भारत पोल भी बनाया गया है जो कि यहाँ पर हेल्प करेगा, इसकी इंटरपोल की तरह हेल्प करेगा और इंटरपोल की तरह ही काम ये करेगा। ठीक है आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, लेबनान का नया प्रेसिडेंट बना। पिछले 2 साल से वहां पर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, बहुत बुरी हालत थी लेबनान की। अब ये कौन है, जोरान मिलानोविक, जनरल जोसेफ ओवन, रिसेप तैयब अर्दोगन एंड बशर अल असद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनरल जोसेफ ऑन। ठीक है, जनरल जोसेफ ऑन। रेसेप तैयब अर्दोगन की बात करें तो ये टर्की में अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, है ना। टर्की जो रशिया, अभी आप देख रहे हो रशिया काफी हेल्प कर रहा है टर्की की, वहां पर जो कुर्दिश आर्मी है उनको यहाँ पर भगाने के लिए। बशर अल असद जो है वो आपके सीरिया के हैं, ठीक है, सीरिया के हैं। अभी इनकी जो सरकार है वहां पर गिरा दी गई, अब ये अपने घर से लापता हो गए, भाग गए, अपने घर छोड़ के भाग गए। जैसे आपने देखा होगा जो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, वो भी अपना देश छोड़ के चली गई, ऐसे ही बशर अल असद भी अपना सीरिया छोड़ के चले गए, है ना। तो जितने भी जो आपके कंट्रीज हैं, खासकर जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर अभी काफी ज्यादा आप देखोगे कि उथल पुथल मची हुई है। अभी ये जोसेफ खली ऑन जो है वो लेबनान पॉलिटिशियन है। ये पहले आर्मी जनरल हुआ करते थे और ये 14 प्रेसिडेंट अब बने हैं लेबनान के, है ना, 9 जनवरी 2025 को। ये वहां पर कमांडर थे लेबनान की आर्मी के, और यहाँ पर ये 5th कमांडर है जिनको कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के तौर पर वहां पर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हु लॉन्च द मिशन मौसम ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है मिशन मौसम जो है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज चलाती है, वो भी किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, जगत प्रकाश नड्डा एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है लोगों में कि वो लोग मार्क करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज किसके हाथ में आती है या किसके अंडर में आती है, तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, है ना। आप मार्क करके चले आओगे, लेकिन यहाँ पर ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भूपेंद्र यादव की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट और एनवायरमेंट साइंसेस है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट वो किसके हाथ में है आपका, ये आपका भूपेंद्र यादव के हाथ में है। जगत प्रकाश नड्डा भारत में मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है एंड फैमिली वेलफेयर, वो उनके हाथ में है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या था, मिशन मौसम जो है वो आपका जब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150th एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है, 150वीं एनिवर्सरी मनाई गई नई दिल्ली में, तो उसके उपलक्ष्य में, है ना, वो ओकेजन को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर मिशन मौसम की शुरुआत की गई। अब मिशन मौसम क्या है, इसमें सरकार जो अगले 2 साल है उसमें 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी, अगले 2 साल में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि भारत में
जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके, है ना। तो ये है आपका मिशन मौसम। अब जो ये इंडियन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आपका कब बना था? तो आप बोलोगे 15 जनवरी 1875 को, ठीक है। 18 जनवरी 1875 को ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। किसके अंडर में काम करता है? तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है, ठीक है। तो मिशन मौसम जो है अभी इन्हीं की ही एक पहल है। तो ये तो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपको लगता होगा, ठीक है। बहुत ही एकदम कंसाइज क्यूरेटेड क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए हैं। हर महीने आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चन आए, या सॉरी वो क्वेश्चन आप पढ़ो जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन वो हमें जरूर पढ़ता होना चाहिए जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो उस मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे एग्जाम से, या फिर जो मैंने एग्जाम एनालिसिस किया है अलग अलग एग्जाम्स का, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। तो यहाँ पर हम भले ही पढ़ाई कम कर रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वो यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।